हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर चुके, दैट इज एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, जो आपने पढ़ ली होगी, अच्छे से याद कर ली होगी। उसके बाद मैंने सिलेक्टिविटी वाला पॉइंट पढ़ाया था आप लोगों को, फिर उसके बाद मैंने एक्टिविटी भी पढ़ाया था एंड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट भी हम बात कर चुके हैं। जियोलाइट उसका बेस्ट एग्जांपल था, आप सबको पता होगा। हम लोग जो एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस पढ़ चुके हैं, उसमें 5 पॉइंट थे, आपको याद होगा। सबसे पहले डिफ्यूजन होता है टुवर्ड्स द कैटालिस्ट, उसके बाद उसके ऊपर एडसॉर्प्शन होता है, सेकेंड पॉइंट। एडसॉर्प्शन होने के बाद वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, थर्ड पॉइंट के अंदर। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बाद जैसे ही वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेती है, डिसॉर्प्शन होता है एंड फिर बहुत दूर डिसॉर्प्शन होता है, मींस अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। तो ये टोटल 5 पॉइंट थे जिसके ऊपर ये एडसॉर्प्शन थियरी डिपेंड करती है। आज हम लोग कैटालिसिस की बात नहीं करने वाले, वैसे देखा जाए तो कैटालिसिस ही है, बट एंजाइम्स कैटालिसिस की बात करने वाले हैं। मींस हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो अलग टाइप का कैटालिसिस पढ़ चुके हैं। नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी सब्सटेंस को ऐड किया जाए और वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लेता है। नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर यदि हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस डाले जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एंजाइम्स कैटालिसिस। इसका मतलब, और जो हम पढ़ चुके उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एंजाइम्स कहां पर होता है ये आपको पता होगा, लिविंग सिस्टम के अंदर होता है एंजाइम्स, राइट। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस की हमें जरूरत रहती है उसे हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। तो दोनों में पहले तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर क्रिएट कर लीजिए दिमाग के अंदर। नॉन लिविंग सिस्टम रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। एंड लिविंग सिस्टम के अंदर या बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, उसके लिए जो सब्सटेंस की जरूरत रहती है, जो भी मॉलिक्यूल की जरूरत रहती है, उसे हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। बोलो, बात समझ आई? तो यहां पर हम लोग आज बात करने वाले बेटा एंजाइम कैटालिसिस। अब ये एंजाइम कैटालिसिस होता क्या है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स क्या होता है तो याद रखना, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स क्या है बेटा? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from plants and animals। obtained from plants and animals, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई कि जो एंजाइम्स होता है वो फॉर्म कहां से होता है? तो फॉर्म होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो ऑब्टेन हो रहा है। दूसरा पॉइंट वो है क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि मैं इसको दूसरी तरह से डिफाइन करूं, इसकी जगह में यदि और कोई डेफिनेशन देना चाहूं, तो वो डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज द मॉलिक्यूल्स या molecules of protein, it is the molecule of proteins which having higher molecular mass, जिसका molecular mass जो है वो बहुत हायर है, ऐसा प्रोटीन है, इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंजाइम्स बोल सकते हैं। तो एंजाइम्स की मैंने 2 डेफिनेशन दी है बेटा। It is the molecule of protein which having a higher molecular mass, या फिर लिख सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स obtained from plants and animals। बोलो, बात समझ आई बेटा? तो ये चीज समझ लीजिए कि ये प्रोटीन की मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन किससे बनता है?
बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको तो पता ही है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें एक ग्रुप होता है NH2 एंड दूसरा ग्रुप होता है COOH। तो आप सोचिए कि इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन। इट इज अ बेसिक पॉइंट, ये तो हो ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं प्रोटीन के अंदर। वो जब प्रोटीन का सेक्शन आएगा, बायोमोलेक्युलर चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि ये प्रोटीन ये दो ग्रुप से बनता है, राइट। तो ये एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट एटम है। अब बात करनी है कि कहां पर ये यूजफुल रहते हैं। एंजाइम्स कौन से रिएक्शन है जहां पर ये यूजफुल रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन मैं ले लूंगा, मान के चलो मेरे पास है C12H22O11। इसका मैंने एक्वायर्ड सॉल्यूशन ले लिया एंड मैं इसका क्या कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। बेटा समझ लेना ध्यान से, ये है हमारे पास सुक्रोज एंड सुक्रोज का मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। तो ये मुझे देगा C6H12O6 एक्वायर्स एंड अगेन ये मुझे देगा C6H12O6 एक्वायर्स। दैट मींस मुझे यहां पर मिल सकता है ग्लूकोज एंड मुझे यहां पर मिल सकता है फ्रुक्टोज। तो यहां पर मुझे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल सकते हैं। आप सबको पता होगा कि सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड जबकि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हमें क्या दे रहा है, मोनोसैकेराइड। लेकिन ये रिएक्शन को करवाने के लिए हमें जिसकी जरूरत है इसे बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेज। तो ये इन्वर्टेज कैटालिस्ट की इन्वर्टेज एंजाइम्स बोलेंगे। इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये काम होता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बोलो बात समझ आई। अब ये फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड पॉइंट आ रहा है, दैट इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चाहे आपके पास कुछ भी है इसमें से वो ले लो। जैसे कि आपने ले लिया C6H12O6 एक्वायर्स। अब यहां पर मान के चलो ये है आपका ग्लूकोज। यू कैन टेक ऑल्सो फ्रुक्टोज, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू हैव टू टेक अ मोनोसैकेराइड। तो यदि हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, मोनोसैकेराइड ले रहे हैं और ये मोनोसैकेराइड का हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, तो हमें यहां पर मिलता है इथेनॉल 2 मोल एंड आफ्टर दैट 2 मोल ऑफ CO2 गैस। अब ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअली ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। कहां पर याद करिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर हमने कंप्लीट किया बेटा, उसके अंदर ये दोनों रिएक्शन आए हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज में से इथेनॉल एंड CO2 जो फॉर्म होता है वो कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, बोलो। यस, वेरी गुड, दैट इज जाइमेज। कौन सा है, जाइमेज। तो ये जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये वर्क होता है एंड यहां पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, इथेनॉल मिल रहा है। अब यदि मैं तीसरा ले लूं, यहां पर मैंने क्या ले लिया, डाइसैकेराइड। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, मोनोसैकेराइड। अब मैं ले रहा हूं पॉलीसैकेराइड। क्या ले रहा हूं, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, तो उसमें से एक है C6H10O5 N टाइम्स। इसे आप लोग बोल सकते हो स्टार्च। क्या बोल सकते हो बेटा, स्टार्च। C6H10O5 N टाइम्स, दिस इज द स्टार्च। अब ये जो स्टार्च है इसका हमें रिएक्शन करना है कोई एंजाइम्स की प्रेजेंस में एंड हम लोग यहां पर कुछ फॉर्म करेंगे। जो फॉर्मेशन होने वाला है वो है C12H22O11। दैट मीन्स हमको मिलने वाला है माल्टोज। क्या मिलने वाला है, माल्टोज। अब मुझे माल्टोज चाहिए किसमें से, स्टार्च में से। तो एक काम कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यदि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 × 2 क्या हुआ बेटा, बोलो 12। तो 12 हो गए। अब ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है तो वाटर के मॉलिक्यूल हम रखेंगे यहां पर जरूरत के हिसाब से। हाइड्रोजन कितने, 10 × 2 20 कितने चाहिए बेटा, 22। तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, H2O N टाइम्स। तो ये 2 हाइड्रोजन ऐड करिए तो 22। यहां पर मैं N लिखता हूं, इससे हुआ क्या देखो, 12 कार्बन N टाइम्स। तो 6 × 2 12 कार्बन N टाइम्स, 22 हाइड्रोजन N टाइम्स
10 इंटू 2 20 N2 सभी कितनी बार है n टाइम्स, 11 ऑक्सीजन n टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 ऑक्सीजन n टाइम्स एंड 1 ऑक्सीजन n टाइम्स, टोटल कितना हुआ 11 ऑक्सीजन n टाइम्स। तो माल्टोज तो मिल गया, लेकिन ये स्टार्च में से माल्टोज फॉर्म करवाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम्स चाहिए बेटा, वो है डायस्टेज। कौन सा चाहिए, डायस्टेज नाम का जो एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस में ये काम होता है। बोलो बात समझ आई। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये थर्ड पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद ये क्या हुई, पॉलीसैकेराइड से हमने क्या फॉर्म किया बेटा, डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड ही ले लेते हैं। डाइसैकेराइड मींस नंबर 4 कौन सा है, C12 H22O11 का एक्वायस सॉल्यूशन ले लीजिए, ये भी एक्वायस से होता है। अब ये अगेन हमने ले लिया माल्टोज, और माल्टोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस जिस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा उसे बोलेंगे माल्टेज। क्या बोलेंगे बेटा, माल्टेज। माल्टेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, C12 H22O11 तो यहां पर मिलेगा C6H12O6। एक्वायस फॉर्म में ही मिलने वाला है सब कुछ, लेकिन इसके 2 मोल मिलेंगे। क्यों 2 मोल मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये माल्टोज डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। समझ आ रहा है। देखिए वन आफ्टर वन, पहले हमने क्या किया, इन्वर्टेज लिया, फिर जाइमेज, फिर डायस्टेज, फिर माल्टेज। देखो सुक्रोज में हमें मोनोसैकेराइड मिला, उस मोनोसैकेराइड से इथेनॉल लाए, फिर पॉलीसैकेराइड से माल्टोज लाए, माल्टोज से अगेन ग्लूकोज लाए। तो ये सीक्वेंस में याद रखिए, बहुत आसान है याद रखना। चले फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर ले लेते हैं बेटा। मान के चलो आपके पास है NH2CO NH2 का एक्वायस सॉल्यूशन, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेरी गुड, यूरिया बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया। अब ये यूरिया का मुझे हाइड्रोलाइसिस करना है, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। जैसे ही यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा, किसकी प्रेजेंस में ये यूरिया काम करता है, तो याद रखना यूरेज की प्रेजेंस में ये काम करता है। एंजाइम्स कौन सा है, यूरेज। यूरेज की प्रेजेंस में काम करेगा, तो यूरिया जो है वो हमको देगा 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड देन आफ्टर CO2 गैस। तो यहां पर अमोनिया मिल रहा है, एक्वायस कंडीशन में मिलेगा एंड CO2 गैस लिबरेट हो जाएगा। वैसे तो अमोनिया भी गैसियस ही होता है, बट यदि वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज यू कैन राइट हियर आल्सो गैसियस स्टेट, राइट। तो यहां पर समझना यह है कि यूरिया का हाइड्रोलाइसिस तभी होगा जब यूरेज की प्रेजेंस होगी। तो यूरेज क्या है, यूरेज यहां पर क्या है, एंजाइम्स है। चलिए 6 नंबर, आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ जगह पे एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे कि हम बात करें स्टमक की, स्टमक के अंदर हम देखें तो यदि हमारे पास जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में वो कन्वर्ट करता है, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, कोई एंजाइम्स होता है जिसकी प्रेजेंस में ये काम होता है, और वो एंजाइम्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज पेप्सिन। कौन सा है बेटा, पेप्सिन, याद रखना। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड, आप सबको पता होगा, नहीं पता है मैं बोल देता हूं। अमाइनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से साथ जुड़ते हैं तब मिलता है पेप्टाइड। पेप्टाइड ब्रांच जो मिली है वो दूसरी पेप्टाइड से ज्वाइन होगी, तब बनेगी पॉलीपेप्टाइड, एंड पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन फॉर्म होता है। याद रखना, अमाइनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, वही प्रोटीन फॉर्म करके देता है। तो यहां पर मेरे पास जो प्रोटीन है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अंडरस्टूड। उसके बाद ये तो स्टमक की बात हुई, इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसा कुछ होता है। इंटेस्टाइन आप जानते हो, बायो के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर भी ये वर्क होता है। इसमें भी यदि हमारे पास प्रोटीन है तो ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, पेप्टाइड नहीं, अमाइनो एसिड। ये पेप्टाइड है वो भी फाइनली अमाइनो एसिड ही बनाएगा, लेकिन यहां पर तो हम लिख सकते हैं अमाइनो एसिड फॉर्म होगा। कहां पर बेटा, इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है, अमाइनो एसिड के अंदर हो रहा है। ये कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है, याद रखना।
ट्रिप्सिन कर रहा है। पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन बोलते हैं, पूरा नेम लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहां पर मेन रोल किसका है? एंजाइम्स का, ट्रिप्सिन का मेन रोल होता है। अभी और एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, ये रूटीन एग्जांपल है, हमारे घर पे हम लोग ये देख सकते हैं। दैट इज, यदि हम लोग मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें बेटा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मींस जो दूध है उसको दही बनाना चाहते हैं, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, हाउ, कैसे ये होता है? तो आप सबको पता होगा कि इसमें एक बैक्टीरिया लगता है जिसे कौन सा नाम देते हैं? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। क्या देते हैं बेटा? बिसिली नहीं, बैसिली, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया बोलते हैं। तो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल से हमारी बॉडी का स्टडी किया जाए तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स अवेलेबल इन आवर बॉडी। मैंने कुछ एंजाइम्स यहाँ पर लिखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस देखने हैं। तो एंजाइम्स कैटालिसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। जो हम कैटालिसिस कर रहे हैं एंजाइम्स की वजह से, जो ये कैटालिसिस हो रहा है, वो एंजाइम्स की वजह से जो कैटालिसिस हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी उसके बारे में हमें बात करनी है। पहले तो दिमाग में ये डाल दीजिए कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होता है, हाईली एक्टिव होता है, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स पीएच पे काम करता है। अंडरस्टूड? उसी के बारे में हम लोग बारी बारी बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको जो समझना है वो है मोस्ट हाईली एफिशिएंट। मोस्ट हाईली एफिशिएंट होता है एंजाइम्स जो है वो मोस्ट हाईली एफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या है? एंजाइम्स का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लो, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स। अब ये क्या कर सकता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स जो है वो एवरी मिनट, समझ लेना बेटा, एवरी मिनट 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, वो 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए आप लोग इसका पावर कितना है। सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स, मैंने क्या लिखा है बेटा? सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स इन एवरी मिनट 10 लाख मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यदि ये एंजाइम्स को मैं हटा लूं तो इतना रिएक्शन कम हो जाएगा। मींस यहां पर 10 लाख मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर। एवरी मिनट वो काम कौन कर रहा है? सिर्फ वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम से कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द मोस्ट हाईली एफिशिएंट। बोलो, समझ में आ रहा है? उसके बाद सेकेंड पॉइंट है दैट इज हाईली स्पेसिफिक नेचर है इसका। हाईली स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या है? इसको समझ लो, कोई एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम से काम कर सकता है। जैसे यूरिया का मुझे हाइड्रोलाइसिस करना है तो ये यूरिया का हाइड्रोलाइसिस सिर्फ यूरेज की प्रेजेंस में होगा। अब यदि यूरेज अवेलेबल नहीं है तो यूरेज की जगह सुक्रेज आके या फिर पेप्सिन आके वो काम नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात?
जो काम जो एंजाइम्स कर रहा है उसी को वो करना होगा। दूसरी चीज, उसकी एब्सेंट में दूसरा कोई एंजाइम्स वो काम नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, वही एंजाइम्स दूसरी जगह काम नहीं कर सकता है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि वो हाईली स्पेसिफिक है। कुछ फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स एंजाइम्स की ही जरूरत है और उसके अलावा दूसरा कोई एंजाइम्स वो काम नहीं कर सकता। बोलो बात समझ आई बेटा? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर फिक्स रिएक्शन, और पर्टिकुलर रिएक्शन लिख सकते हो फॉर फिक्स रिएक्शन एंजाइम्स ऑल्सो फिक्स्ड। समझ आ रहा है? एंजाइम्स ऑल्सो फिक्स्ड। तो फॉर फिक्स्ड रिएक्शन एंजाइम्स भी कैसा होगा? फिक्स्ड। जैसे कि यूरिया का हाइड्रोलाइसिस अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था पूरा रिएक्शन, तो यहां पर हमें अमोनिया गैस मिलेगा, देन आफ्टर यहां पर हमें CO2 गैस मिलेगा, ये 2 मोल मिल रहा है। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? यूरेस की प्रेजेंस में। इसके अलावा दूसरा कोई एंजाइम्स ये काम नहीं कर सकता। समझ आई बात? तो ये हो गया हाईली स्पेसिफिक नेचर। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा? हाईली एक्टिव। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? एंजाइम्स जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही हाईली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये भी एक लिविंग सिस्टम ही है। तो हाईली एक्टिव अंडर द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट मींस हम लोग यदि बोले तो एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं अंडर 298 केल्विन टू 310 केल्विन टेम्परेचर। इनके बीच का यदि कोई टेम्परेचर है तो एंजाइम्स जो है वो कैसे मिलते हैं बेटा? हाईली एक्टिव मिलते हैं। यदि टेम्परेचर हमारी बॉडी का देखा जाए तो वो है 310 ऑलमोस्ट, तो आवर बॉडी टेम्परेचर इज 310 केल्विन एंड इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का है, तो इसका मतलब ये है कि 310 केल्विन टेम्परेचर की वजह से या उस 310 केल्विन टेम्परेचर तक एंजाइम्स जो है वो हाईली एक्टिव रहता है। अब सोचो कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर फीवर होता है, यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर आता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर मोर देन 310 केल्विन होगा। जैसे ही मोर देन 310 होगा, एंजाइम्स वहां पर अपनी एक्टिविटी लूज कर लेते हैं। एंजाइम्स की एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती है जितनी वो 310 केल्विन पे होती है, और इसलिए हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बिगड़ जाती है, जिसे मेंटेन करने के लिए हम लोग आउटसाइड से मेडिसिन लेते हैं। बोलो बात समझ आई? तो वो मेडिसिन जो है वो टेम्परेचर को कम करेगा, अगेन एंजाइम्स जो है अपनी रिएक्टिविटी वापस गेन करेंगे। तो हाईली टेम्परेचर होता है तो वहां पर एंजाइम्स टिकते भी नहीं है मेजॉरिटी ऑफ दी, और जो टिकते हैं वो हाईली एक्टिव नहीं होते, इसलिए हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सो थर्ड पॉइंट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम pH। हाईली एक्टिव होते हैं एंजाइम्स अंडर ऑप्टिमम pH, मींस pH की वैल्यू भी फिक्स होगी तभी वो एक्टिव होंगे। यदि बॉडी की pH 5 to 7 के बीच में होगी तभी एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होंगे, हाईली एक्टिव होंगे। अब सोचो कि आपकी स्टमक जो है उसके अंदर हर रोज एसिड का सिक्रेशन होता है कि नहीं? अब जैसे ही एसिड का सिक्रेशन होता है, HCl वहां ऑब्टेन होता है, तो वो हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट है, जो pH है वो लेस देन 7 होगी, और वो लेस देन 7 कितनी? 5 से 7 के बीच की। 7 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो बेस हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। 5 to 7 के बीच में यदि आपने ज्यादा ऐसा कुछ खा लिया जिसमें मिर्ची ज्यादा है या ऑयल ज्यादा है, एक दिन ज्यादा खा लिया कुछ ऐसा जिसमें मिर्ची या ऑयल ज्यादा है, तो एसिडिटी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने एसिडिक खाना खाया है।
अब जैसे ही एसिडिक खाना खाते हो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मेन रीजन ये होता है कि पीएच लेस देन 5 हो गई है, पीएच की वैल्यू कम हो जा रही है तो एसिडिक नेचर हो जाता है, एसिड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आपको पता होगा जितनी पीएच कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, राइट। तो यहां पर पीएच कितनी है 5 to 7, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। समझ में आ रहा है, ये हाईली कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो बोलेंगे बट हाईली कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, ये वीक कंसंट्रेटेड एसिड है। इतनी पीएच पे ही ये एंजाइम्स हमारा कैसा होता है, हाईली एक्टिव होता है। बोलो बात समझ आई। तो ये 4th पॉइंट है हमारा। पहला क्या लिखा मैंने, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, जिसमें 10 लाख मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा बेटा हमने, हाईली स्पेसिफिक नेचर देखा, जिसके अंदर फिक्स्ड रिएक्शन के लिए हमें फिक्स एंजाइम्स की जरूरत रहती है, राइट। उसके बाद हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। अब हम लोग 5th पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, वो क्या है, तो 5th नंबर का पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। पूरा लिखूं मैं, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। अब ये क्या है, देखो जैसे ही मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे हमने कैटालिस्ट की बात करी थी, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन कैटालिस्ट कब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा पाएगा, जब कैटालिस्ट एक्टिव होगा। तो कैटालिस्ट को एक्टिव रखने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है उसे हम प्रमोटर्स बोलते थे, याद आ रहा है कुछ। एग्जैक्टली यहां पर कुछ ऐसी ही चीज है, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। जो कोएंजाइम्स है उनकी प्रेजेंस में एंजाइम्स मोर एक्टिव हो जाते हैं। आई रिपीट, इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स, एंजाइम्स हैविंग अ मोर एक्टिविटी और एंजाइम्स हैविंग अ मोर एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है, मोर एफिशिएंसी कब होती है, जब कोएंजाइम्स की प्रेजेंस है। तो ये कोएंजाइम्स कौन है, बहुत कम प्रपोर्शन में चाहिए लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये चाहिए, दैट इज विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो अवेलेबल है वो कोएंजाइम्स का रोल प्ले करते हैं। बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए, मतलब चाहिए। जैसे कि B12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, हमें हाथ पैर दुखने लगते हैं, दर्द होता है हमें। समझ में आ रहा है। विटामिन डी की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में ये जो आई है उसके सर्कल हो जाते हैं, ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों की एब्सेंट या डेफिशिएंसी से। तो ये कोएंजाइम्स जो है वो विटामिन्स है एंड विटामिन्स की प्रेजेंस में प्रोटीन अच्छे से काम करता है। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है। मैंने पहले ही बताया, हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल आर नोन एज एंजाइम्स, राइट। चलिए, तो ये विटामिन्स है। यहां पर ये एक्टिवेटर्स कौन हो सकते हैं, तो एक्टिवेटर्स कुछ पॉजिटिव आयंस है जिसमें मेजॉरिटी केस में डी ब्लॉक के एलिमेंट यहां पर ज्यादा यूज होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन एक अलग है, वो है Na+। ये याद रखना है आपको, Na+ थोड़ा सा अलग है, बाकी सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं मैं तो एक कोबाल्ट 2+ होता है, सेकंड कॉपर 2+ होता है एंड एक होता है हमारा Mn2+। तो यहां पर कोबाल्ट 2+ है, कॉपर 2+ है एंड Mn2+ है। ये सारे पॉजिटिव आयन जो है हम लोग एक्टिवेटर्स के तौर पे उसे मानते हैं। एंड कोएंजाइम्स जो है वो होता है विटामिन। इनकी प्रेजेंस में होता क्या है, इनकी प्रेजेंस में एंजाइम्स की जो सरफेस है वो एक्टिव बन जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। समझ में आया। इन सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स। इन्फ्लुएंस इनहिबिटर्स का कैसा रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब क्या है, पॉइजन। इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है, पॉइजन। ये हो गया हमारा एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स, वन टाइप ऑफ प्रमोटर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स, दैट मींस दिस इज अ पॉइजन। पॉइजन्स की प्रेजेंस होगी
तो भी एंजाइम्स काम कम करेगा। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, मान के चलो ये सरफेस है एंजाइम्स की, जिसके ऊपर रिएक्टेंट आने वाले हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला है। लेकिन यदि मैं इसके अंदर पॉइजन की प्रेजेंस रखूंगा या फिर इनहिबिटर्स को ऐड करूंगा, तो इनहिबिटर्स या पॉइजन्स क्या करता है, इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी जगह क्रिएट कर लेता है जो एक्टिविटी कम कर ले। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने बता दिए वो एक्टिविटी कम कर लेंगे। अब एक्टिविटी कम कर लेंगे तो नया मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो नहीं बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है? अब आपको लगे सर ऐसा कहां हो सकता है, तो एक तो जैसे ही कोई सुसाइड करता है तो वो कोई बाहर से पॉइजन ले लेता है, और पॉइजन ले लेगा तो उसकी एक्टिव सरफेस जो है, एंजाइम्स की एक्टिव सरफेस सारी कोलैप्स हो जाती है। एक तो ये पॉइंट है। सेकेंड, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि यदि आप बीमार हो गए हो, ज्यादा डिसीज हो गई है कोई और बीमार हो गए है कोई बंदा, तो वो बाहर से मेडिसिन लेता है। अब मेडिसिन लेगा तो मेडिसिन एज अ एक्टिवेटर ले रहा है, बट मेडिसिन हमको एज अ इनहिबिटर्स भी काम कर रही है बॉडी में। कैसे? मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो मेडिसिन क्या कर रही है, जो डिसीज है उसको तो क्योर कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ साइड इफेक्ट भी शो कर रही है। हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं, एलोपैथी के अंदर क्या होता है बेटा, एक डिसीज को वो क्योर करती है तो साथ में वो साइड इफेक्ट भी देती है। वो साइड इफेक्ट दैट इज पॉइजन, एंड उसी को बोलते हैं हम लोग इनहिबिटर्स। तो हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, वो मेडिसिन एज अ पॉइजन भी हमारी बॉडी के अंदर काम कर सकती है। अंडरस्टूड? तो ये हमारे 6 पॉइंट है, आई थिंक 6 ही पॉइंट है, आप देख लेना बुक के अंदर। ये 6 पॉइंट है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब एक सिंपल सा और छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बॉडी के अंदर किस तरह काम करता है उसके बारे में मुझे बात करनी है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स जो है उसमें एक कॉलॉइडल सरफेस हो जाती है। क्या होता है बेटा? कॉलॉइडल सरफेस। ये क्या है? एंजाइम्स फॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर कॉलॉइडल सरफेस। अब अभी तो शायद नहीं पता चलेगा आपको कि कॉलॉइडल सरफेस होती क्या है। 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है कॉलॉइडल के बारे में, लेकिन ये टॉपिक के बाद हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो कॉलॉइडिक कॉलॉइड है। मींस हमें कॉलॉइड के बारे में ही बात करनी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि ये कॉलॉइडल सरफेस है। अब ये जो कॉलॉइडल सरफेस है वो, उसके अंदर कैविटीज होती है। क्या होती है? कैविटीज। याद रखना, कॉलॉइडल सरफेस हैविंग अ कैविटीज on the surface of the enzymes। तो ये कॉलॉइडल सरफेस है जिसी को हम लोग सरफेस ऑफ एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, और वहां पर कैविटीज होती है। मींस यहां पर मान के चले कुछ कैविटीज है, ये कुछ कैविटीज है। अब ये जो कैविटीज है, कैविटीज मींस पोर्स, वहां पर होल है छोटे छोटे। तो ये जो पोर्स है वहां पर एक फिक्स्ड ग्रुप रहता है, एक्टिव ग्रुप बोलते हैं जिसे, फिक्स्ड एक्टिव ग्रुप वहां पर प्रेजेंस होता है। कौन से ग्रुप होते हैं? तो हो सकता है यहां पर NH2 ग्रुप अवेलेबल हो सकता है यहां पर COH ग्रुप अवेलेबल हो सकता है यहां पर SH हो सकता है यहां पर OH हो। OH को बेटा क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं अमीनो। SH को क्या बोलते हैं? याद है? कुछ बताया हुआ है मैंने। SH को बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल। OH को बोलते हैं अल्कोहल, SH को बोलते हैं थायो अल्कोहल। इसमें से कोई भी ग्रुप अवेलेबल हो या सारे ग्रुप अवेलेबल हो, वो कैविटीज के अंदर होते हैं और वो एक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो दीज आर द एक्टिव ग्रुप्स, दीज आर द एक्टिव ग्रुप्स जो एंजाइम्स को एक्टिव करने का रोल प्ले करते हैं। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अब हमको करना क्या है, हमारे पास यहां पर एक एंजाइम्स है, समझना ध्यान से। हमारे पास यहां पर एक एंजाइम्स है लाइक दिस, और हमारे पास यहां पर ये एंजाइम्स के बाद यहां पर मान के चलो हमारे पास है सबस्ट्रेट। तो यहां पर एंजाइम्स है, यहां पर सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन अभी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम है।
हमने क्या डाला, एंजाइम्स। एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। अब किस तरह से समझना, ये एंजाइम्स की सरफेस है जिसे हम लोग कॉलॉइडल सरफेस बोलेंगे, जो यहां पर लिखा कॉलॉइडल सरफेस। ये कॉलॉइडल सरफेस है जिसमें यहां पर ये एक्टिव साइट्स है, ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स है। मींस यहां पर कुछ ग्रुप्स होंगे NH2 COOH SH OH लाइक दैट, ये एंजाइम्स के कुछ ग्रुप्स होंगे। ये ग्रुप्स क्या करेंगे, इसकी साइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और ये सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स बिल्कुल मैच होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा है बायोलॉजी के अंदर। लॉक एंड की मॉडल का मतलब क्या है पता है आपको? लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से देखें तो फिक्स की जो है वो फिक्स लॉक को ओपन कर सकती है, राइट और रॉन्ग? यदि कोई भी की लेके किसी भी लॉक के अंदर आप लोग ट्राई करोगे तो ओपन हो ही जाएगा? नहीं होगा। यदि आपके पास फिक्स्ड की नहीं है तो वो लॉक ओपन नहीं होगा। एग्जैक्टली ये दोनों के शेप इस तरह से होने चाहिए कि 100% वो मैच हो जाने चाहिए। मैच होंगे तभी एक्टिव साइट जो है वो इसको अपने कांटेक्ट में लेगी, वहां पर एक बॉन्डिंग होगी एंड रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाएगी। तो यहां पर हम लोग एक इंटरमीडिएट फॉर्म करवाना चाहते हैं, तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा है। इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ये एक्टिव साइट से एक्टिव साइट मैच होगी, ये एंजाइम्स है, ये सबस्ट्रेट है और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगी? प्रोडक्ट देगी। तो ये इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट्स देगी, थोड़ा सा शेप में छोटा ड्रॉ कर रहा हूं, रीजन है कि स्पेस कम है। ये हमारा एंजाइम्स आ गया बेटा, आपको दिखता होगा। ये एंजाइम्स क्या करेगा? इंटरमीडिएट पहले तो मैं ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। यहां पर मेरे पास ये हो गया इंटरमीडिएट, राइट? ये सबस्ट्रेट। अब जैसे ही इसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, हमको इंटरमीडिएट एज इट इज वापस मिलेगी, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो क्या एज इट इज मिलेगा? और एज इट इज मिलेगा तो काम क्यों करना फिर? तो यहां पर हमको प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होके मिलेगा, प्रोडक्ट मिलने वाली है यहां पर हमें। तो सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम्स हमें वापस मिल रहा है, यही इसका मैकेनिज्म है। यदि मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो बहुत आसान है इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट गिव अस ES, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। एंड इंटरमीडिएट जो है उसका आगे रिएक्शन कंप्लीट होगा तब हमको प्रोडक्ट मिलेगी एंड एंजाइम्स हमको वापस मिलेंगे। तो एंजाइम्स हमें वापस मिल रहा है और सबस्ट्रेट हमें किस में कन्वर्ट होके मिल रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके मिल रहा है। बात समझ आई? समझना बेटा ध्यान से। ये एक लॉक एंड की मॉडल, लेकिन लॉक एंड की मॉडल और इसमें थोड़ा सा फर्क भी है। लॉक एंड की मॉडल में दोनों कैसे है? फिक्स्ड है, कोई अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, जबकि यहां पर जो है वो हैंड ग्लोव्स के जैसा है। हैंड ग्लोव्स का मतलब क्या है? ग्लोव्स जो है वो कैसे भी पड़ा है तो उसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही हैंड उसके अंदर हम डालते हैं तो ग्लोव्स का शेप जो है वो फिक्स हो जाता है, हैंड के जैसा, पाम जो है हमारा उसके जैसा हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एंजाइम्स एंड रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट दोनों 100% मैच नहीं हो रहे, तो वो अपना शेप चेंज करके भी उसके साथ मैच होने का ट्राई करता है। तो एंजाइम्स के पास ये एक क्वालिटी है कि वो कुछ भी करके रिएक्टेंट के साथ मैच हो जाता है। बोलो बात समझ आई बेटा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। अब एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, कुछ रिएक्शंस है जो रिएक्शन ऑलरेडी हमें पढ़ने हैं पी ब्लॉक के अंदर, और एक तो उसमें से आप जानते हो हम बात करने वाले हैबर प्रोसेस के बारे में, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात मुझे करनी है। फिर मुझे बात करनी है ओस्वाल्ड प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये क्या है डिस्कस करते हैं, पहले इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हमने एंजाइम्स के बारे में तो बात करनी है, लेकिन कुछ रिएक्शन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं जो है हमारे कैटालिटिक रिएक्शन। मींस इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे से इसे याद करना ही होगा। जैसे
प्रोसेस एंड उसके कैटालिस्ट मैंने आमने सामने लिखे हैं तो आसानी से आप याद कर सकते हो। जिसमें से हेबर प्रोसेस तो आप जानते हो कि नहीं? हेबर प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए यूजफुल है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है, डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करता है। उसके अंदर आयरन एज अ कैटालिस्ट एंड MO एज अ प्रमोटर्स यूज करते हैं। तो यू कैन राइट हियर वी आर यूजिंग मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर्स। ये याद रखना बेटा, एज अ प्रमोटर्स हम लोग मोलिब्डेनम का वहां पर यूज कर सकते हैं। यहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 723 से 773 केल्विन एंड प्रेशर होता है 200 बार। ये बात हो गई जब हेबर प्रोसेस डेवलप हुआ। आज के जमाने में जो हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं वो होता है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना, FeO प्लस Al2O3 का मिक्सचर नाउअडेज इन मॉडर्न टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हेबर प्रोसेस की कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर है ओस्वाल्ड मेथड। ओस्वाल्ड मेथड हम लोग P ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। ये किसके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है प्रोडक्शन ऑफ HNO3 के लिए। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है। 4 मोल ऑफ अमोनिया 5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है अमोनिया का एंड 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। NO को क्या बोलोगे बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो मिला उसका अगेन हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है उसमें वाटर एंड ऑक्सीजन डाला, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने पानी के साथ उसका रिएक्शन करवाया तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? नाइट्रिक एसिड मिल रहा है। ये रिएक्शन अगेन आप पढ़ोगे ओस्वाल्ड एज एन ओस्वाल्ड रिएक्शन P ब्लॉक के अंदर। ओके, ग्रुप 15 जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये रिएक्शन अगेन आएगा। याद रखना है कि इसमें कैटालिस्ट कौन है? प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस के सरफेस के ऊपर प्लैटिनम का लेयर होता है, इसे बोलते हैं प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। एंड उसमें टेम्परेचर लगता है 573 केल्विन। क्या किया बेटा? अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके NO2 मिला, NO2 में वाटर डाला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HNO3 मिला। रिएक्शन आप बोलते जाइए तो अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस क्या है? तो याद रखना, ये भी हम पढ़ेंगे P ब्लॉक के अंदर, ग्रुप 16 के अंदर। ये रिएक्शन यूजफुल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके हम क्या बना रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है तो डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड ये नहीं बना सकता पानी में डाल के। तो इसीलिए हम लोग यही सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के अंदर डालते हैं। जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 के अंदर डालते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है ओलियम के अंदर H2S2O7 फ्यूमिंग फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है? फ्यूमिंग फॉर्म का मतलब क्या है बेटा? यदि किसी बॉटल के अंदर उसे रखा है और बॉटल की कैप निकाल रहे हो तो वहां से फ्यूम्स निकल रही है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग बोल सकते हैं। ओलियम जो है वो बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है। अब इस ओलियम को वाटर में डालो, आसानी से घुल जाएगा एंड वापस वो रिएक्ट करके हमें क्या देगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डन बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगेन प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस जो वहां पर लिया था वही, या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड जिसे बोल सकते हो V2O5। मेजॉरिटी केस में हम यूज करते हैं V2O5। याद रखना, इसका ज्यादा यूज करते हैं। V2O5 का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसे हम लोग वेनेडिट्स कंपाउंड भी बोलते हैं, वेनेडिट्स कंपाउंड। अब ये क्या है? वेनेडिट्स कंपाउंड उसे बोला जाता है जिसके अंदर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो। लिख के रखना, वेनेडिट्स कंपाउंड उसे बोला जाता है जिसके अंदर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो। और यहां पर टेम्परेचर लगता है 673 केल्विन टू 723 केल्विन। ओके, तो ये हो गई हमारी कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हम लोग लेड चैम्बर प्रोसेस से भी कर सकते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस आपको याद होगा, हमने होमोजेनियस कैटालिसिस जब पढ़ा था तो उसके अंदर यही रिएक्शंस थे, SO2 ऑक्सीडेशन SO3, लेकिन यहां पर जो था वो था NO गैस। याद आ रहा है? NO गैस।
तो वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस था जिसमें लेड चैम्बर प्रोसेस भी ये काम कर सकती है। अभी मैंने एग्जांपल लिया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है ग्रुप नंबर 16 का। ओके, तो इसे अच्छे से याद कर लो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से, बहुत आसान सी बात है, सिर्फ मेमोराइज करना है। बोलते जाइए तो अपने आप याद हो जाएगा। ओके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को थोड़ा रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है और फिर याद भी रखना पड़ता है। ओके, चलिए बेटा मिलते हैं, यहां तक आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू कॉन्सेप्ट, चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होगा, दैट इज कॉलॉइड। उसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस।